नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल धैर्य 777 पर। आज हम लेकर आए हैं साइंस का मॉक टेस्ट नंबर 3। जैसा कि आप लोगों ने साइंस का 2 मॉक टेस्ट दिया होगा जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। चलिए आज हम बात करते हैं साइंस के मॉक टेस्ट नंबर 3 पर। आइए लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। निम्न में से द्विलिंगी जंतु है? ए जोंक, बी एस्कैरिस, सी मधुमक्खी, डी घरेलू मक्खी। चलिए आप लोग बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। ए होगा या बी स्कैरिस होगा, सी मधुमक्खी होगा, डी घरेलू मक्खी होगा। जो द्विलिंगी जंतु होते हैं वो बाइसेक्सुअल या हर्माफ्रोडाइट होते हैं, जिसमें मेल और फीमेल एक ही शरीर में होते हैं, इसीलिए इसे द्विलिंगी कहा जाता है। चलिए आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए जो जोंक होते हैं, जोंक या और लीच, इसको इंग्लिश में लीच कहते हैं, ये बाइसेक्सुअल होते हैं। इसमें मेल और फीमेल एक ही शरीर में उपस्थित होते हैं। इस हिसाब से इसका आंसर जो होगा वो जोंक, विकल्प ए सही होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। जोंक में चूसक पाए जाते हैं। चूसक में इंग्लिश में इसको सकर कहते हैं। ए शरीर के अग्र सिरे पर, बी शरीर के पश्च सिरे पर, सी पूरे शरीर पर, डी शरीर के अग्र व पश्च सिरे पर। चलिए आप लोग बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। जो चूसक होते हैं जोंक में कहाँ पाए जाते हैं। देखिए जोंक जो होता है वो एनिलिडा संघ का एक जंतु है। जोंक जब रक्त चूसता है तो वह हेरोडिन निकालता है जो रक्त को जमने से रोकता है। जैसे मनुष्य में हम लोगों के शरीर में जो ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है, हम लोगों के ब्लड के अंदर, शरीर के अंदर ब्लड में जो होता है वो हिपैरिन नामक कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है जो ब्लड की क्लॉटिंग नहीं करने देता। जब ब्लड हमारा हवा के संपर्क में आता है तो हिपैरिन जो होता है वो इनएक्टिव हो जाता है, इसलिए हम लोग की ब्लड की क्लॉटिंग स्टार्ट हो जाती है। यही काम जोंक में हेरोडिन का है। इसीलिए जो नई बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से जो नई फसल सरसों उगाई जा रही है उसमें हेरोडिन का मिश्रण किया जा रहा है। हेरोडिन जीन को डाल करके उस हिसाब से उस फसल को उगाया जा रहा है, जिससे वो जो ऑयल है वो कहीं ना कहीं क्लॉट करने में, जो हार्ट डिजीज होती हैं उसमें बेनिफिट हो। इस हिसाब से इसका आंसर होगा विकल्प डी, शरीर के अग्र व पश्च सिरे पर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। पाचन तंत्र नहीं पाया जाता है, इसको इंग्लिश में डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। चलिए आप लोग बताइए पाचन तंत्र नहीं पाया जाता है। ए एस्कैरिस में, बी टीनिया में, सी तिलचट्टे में, डी केचुए में। जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो किसमें नहीं पाया जाता है। जो टीनिया सोलियम होता है उसमें पाचन तंत्र नहीं पाया जाता है, क्योंकि यह परपोषी से पचाया हुआ भोज्य पदार्थ शरीर की सतह से विसरण द्वारा ग्रहण करता है। बाकी एस्कैरिस में डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है, तिलचट्टे में भी डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है, केचुए में भी डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है। तीनों में पाचन तंत्र पाए जाते हैं। देखिए यहाँ पर टाइपिंग में गलती हुई, टीनिया है ना कि टीनिया है। इस हिसाब से इसका आंसर जो होगा वो होगा विकल्प बी। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। मनुष्य में निद्रा रोग का कारण है, स्लीपिंग सिकनेस का कारण है। निद्रा रोग को इंग्लिश में स्लीपिंग सिकनेस कहते हैं। ए ट्रिपैनोसोम, बी लीशमैनिया, सी प्लाज्मोडियम, डी एंटेमीबा। चलिए आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। ए ट्रिपैनोसोमा, बी लीशमैनिया, सी प्लाज्मोडियम, डी एंटेमीबा। जो हम लोगों में निद्रा रोग होता है वो ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस द्वारा होता है या सीसी मक्खी द्वारा फैलता है। जो लीशमैनिया होता है इसके डोनोबानी नामक, लीशमैनिया डोनोबानी, इसको लीशमैनिया डोनोबानी कहते हैं। डोनोबानी नामक परजीव से मनुष्य में काला जार नामक रोग होता है। लीशमैनिया डोनोबानी से काला जार नामक रोग होता है। यह सैंड फ्लाई द्वारा फैलता है। जो एंटेमीबा हिस्टोलिटिका होता है यह मनुष्य के कोलन का परजीवी है। इसमें मनुष्य में अमीबी पेचिश हो जाती है। तो यहाँ पर निद्रा रोग पूछ रहा है, स्लीपिंग सिकनेस, तो इसका आंसर जो होगा ट्रिपैनोसोम होगा। चलिए आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। पैरामीशियम है, ए अमोनोटेलिक, बी यूरियोटेलिक, सी यूरिकोटेलिक, डी इनमें से कोई नहीं। सबसे पहले हम जानते हैं कि अमोनोटेलिक क्या होता है। अमोनोटेलिक ऐसे जंतु जो अमोनिया का सिक्रीशन करते हैं उन्हें अमोनोटेलिक कहते हैं।
यूरियोटेलिक क्या होता है? ऐसे जंतु जो यूरिया का सिक्रीशन करते हैं, श्रावण करते हैं, उसको यूरियोटेलिक कहते हैं। सी, यूरिकोटेलिक क्या होता है? ऐसे जंतु जो यूरिक एसिड का सिक्रीशन करते हैं, उसे यूरिकोटेलिक कहते हैं। डी, इनमें से कोई नहीं। पैरामीशियम जो है अमोनिया का सिक्रीशन करता है, वो इसलिए इसको अमोनोटेलिक कहते हैं। इस हिसाब से विकल्प ए सही होगा। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 6 की। निम्नलिखित में से कौन सा एक रोग प्रोटोजोआ के कारण होता है? ए, निमोनिया, बी, मलेरिया, सी, सामान्य आतप, डी, टाइफाइड। सामान्य आतप को कॉमन कोल्ड भी कहते हैं। यह राइनो वायरस के कारण होता है। मलेरिया जो होता है वो प्रोटोजोआ के कारण होता है, प्रोटोजोआ। निमोनिया जो होता है यह डिप्लोकोकस निमोनी नामक बैक्टीरिया से होता है। जो टाइफाइड होता है वो साल्मोनेला टाइफोसा नामक बैक्टीरिया से होता है। टाइफाइड के पेशेंट को आंत का बुखार हो जाता है। ये बुखार नियर अबाउट 15 दिन तक बना रहता है। जो निमोनिया होता है उसमें लंग्स डैमेज हो जाते हैं। जो कॉमन कोल्ड होता है, आप लोग सभी लोग जानते हैं जुकाम कैसे होता है, क्या समस्याएं होती हैं। यहाँ पर पूछ रहा क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रोग प्रोटोजोआ के कारण होता है? इस हिसाब से इसका आंसर होगा बी, मलेरिया। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। कबूतर का दूध स्रावित होता है। ए, नर कबूतर से, बी, मादा कबूतर से, सी, नर एवं मादा दोनों से, डी, इनमें से कोई नहीं। मैक्सिमम हम लोगों में, इंसानों में या जानवरों में जो दूध का स्रावण होता है वो मादा से ही होता है। लेकिन कबूतर की एक अद्वितीय योग्यता को देखा गया है, जिसमें जो इसका जो मिल्क का स्रावण होता है वो नर और मादा दोनों करते हैं। ये जो दूध होता है वो पनीर जैसा नरम होता है, जो जनन काल के दौरान प्रमुख रूप से स्रावित होता है। कबूतर की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसमें नर एवं मादा दोनों मिलकर श्रावण करते हैं। इस हिसाब से इसका आंसर विकल्प सी सही होगा। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ देखिए टाइपिंग में गलती है, क्वेश्चन नंबर 8 है, यहाँ पर 7 लिखा है, इसको आप लोग 8 कर लीजिएगा। फ्लोटिंग पसलियाँ पाई जाती हैं, फ्लोटिंग रिप्स, इसको इंग्लिश में कहते हैं फ्लोटिंग रिप्स। ए, मेढक में, बी, सर्प में, सी, मछली में, डी, आदमी में। जो फ्लोटिंग रिप्स पाई जाती हैं वो आदमी में पाई जाती हैं। हम लोगों में 12 जोड़ी रिप्स पाई जाती हैं, पसलियाँ पाई जाती हैं, जिसमें 1 से 7 को ट्रू रिप्स कहते हैं, 7 से 9 को फाल्स रिप्स कहते हैं, 9 से 12 को फ्लोटिंग रिप्स कहते हैं। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सर्प की विष ग्रंथि जो पॉइजन ग्लैंड होती हैं, वास्तविक रूप से होती है। ए, ओस्थ ग्रंथि, बी, अश्रु ग्रंथि, सी, वसामय ग्रंथि, डी, लार ग्रंथि। चलिए आप लोग बताइए इसमें से कौन सा आंसर सही होगा। देखिए जो सर्प की विष ग्रंथि होती है वास्तविक रूप से लार ग्रंथि होती है, क्योंकि इसका जो विष होता है एक तरह का लार है जो शिकार को रोकने तथा अपनी आत्मरक्षा के लिए उपयोगी होता है। इस हिसाब से इसका आंसर विकल्प डी सही होगा। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कोस्का सिद्धांत के प्रतिपादक थे। ए, ओल्फ, बी, रुडोल्फ विर्चो, सी, मायन वान मोल या राइसपेल, डी, स्लाइडन और स्वान। देखिए यहाँ पर स्लाइडन की टाइपिंग में गलती हुई है, स्लाइडन इस तरह से रहेगा, स्लाइडन तथा स्वान। जो कोस्का सिद्धांत के प्रतिपादक थे वो थे स्लाइडन और स्वान। विकल्प डी इसका सही आंसर होगा। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कोस्का की खोज सबसे पहले किसने की थी? ए, रॉबर्ट ब्राउन, बी, रॉबर्ट हुक, सी, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, डी, थियोडोर स्वॉन। चलिए आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए जो कोस्का की खोज थी सबसे पहले ब्रिटिश वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने 1605 ईस्वी में की थी। रॉबर्ट हुक ने 1605 ईस्वी में की थी। रॉबर्ट हुक ने 1605 ईस्वी में की थी। रॉबर्ट ब्राउन ने जो था न्यूक्लियस की खोज की थी, केंद्रक की खोज की थी। जो एंटोनी ओन ल्यूवेनहॉक थे उन्होंने 1779 ईस्वी में जीवित कोशिका की खोज की, तथा
जो विकल्प डी है, थियोडोर श्वान और स्लाइडन ने मिलकर सेल थ्योरी दिया था। इस हिसाब से यहाँ पर पूछ रहा है कोशिका की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक। विकल्प बी सही आंसर होगा। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। लाइसोजाइम पाया जाता है ए आंसू में, लाइसोजाइम पाया जाता है ए आंसू में, बी पसीने में, सी लार में, डी उपयुक्त सभी में। लाइसोजाइम होता क्या है? लाइसोजाइम एक एंटी माइक्रोबियल एंजाइम है। लाइसोजाइम जो होता है वो एंटी माइक्रोबियल एंजाइम है, जो लार में भी पाया जाता है, पसीने में भी पाया जाता है और आंसू में भी पाया जाता है। इस हिसाब से इसका आंसर जो होगा वो विकल्प डी होगा। लाइसोजाइम क्या है? एक एंटी माइक्रोबियल एंजाइम है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। राइबोसोम केंद्र हैं ए प्रोटीन संश्लेषण के, बी प्रकाश संश्लेषण के, सी वसा संश्लेषण के, डी श्वसन के। चलिए आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। प्रोटीन सिंथेसिस के केंद्र हैं कि प्रोटीन सिंथेसिस या प्रोटीन संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस। एक मिनट, चलिए फिर से पूछते हैं। राइबोसोम केंद्र हैं ए प्रोटीन संश्लेषण के, बी प्रकाश संश्लेषण के, सी वसा संश्लेषण के, डी श्वसन के। चलिए आप लोग बताइए इसमें से कौन सा आंसर सही होगा। प्रोटीन संश्लेषण के प्रोटीन सिंथेसिस, बी प्रकाश संश्लेषण इसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं, डी वसा संश्लेषण के फैट सिंथेसिस कहते हैं, डी श्वसन के। इसमें से पूछ रहा है कि राइबोसोम केंद्र हैं। जो राइबोसोम केंद्र होता है वो प्रोटीन संश्लेषण का केंद्र होता है। विकल्प ए सही है, क्योंकि जो राइबोसोम का इसका मुख्य कार्य होता है वो अमीनो अम्ल के द्वारा प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना होता है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए यहाँ पर पूछ रहा है डीएनए किसमें नहीं मिलता है, ए केंद्रक में, बी राइबोसोम में, सी लवक में, डी माइटोकॉन्ड्रिया में। यहाँ पर पूछ रहा है किसमें नहीं मिलता है। देखिए जो डीएनए होता है वो केंद्रक में भी मिलता है, लवक में भी मिलता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी मिलता है। नहीं मिलता है तो राइबोसोम में नहीं मिलता है। इसीलिए इसका आंसर जो होगा वो होगा विकल्प बी। ये हमेशा देखना कहीं कहीं क्वेश्चन में क्या होता है कि नहीं और है में बड़ा कन्फ्यूजन होता है। आप लोग जैसे जल्दी जल्दी में क्वेश्चन को ठीक से पढ़ते नहीं हैं, इसलिए एग्जाम हॉल में क्वेश्चन को गलत करके चले जाते हैं। चलिए आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। रिक्तिका को ढकने वाली झिल्ली कहलाती है ए टोनोप्लास्ट, बी कोशिका भित्ति, सी प्लाज्मा स्तर, डी इनमें से कोई नहीं। रिक्तिका को इंग्लिश में वैक्यूल कहते हैं। जो इसकी ढकने वाली झिल्ली होती है इसको टोनोप्लास्ट कहते हैं। इस हिसाब से इसका आंसर विकल्प ए सही होगा। लेकिन कोशिका भित्ति क्या है? जो पादप कोशिका को ढकने वाली झिल्ली होती है इसको कोशिका भित्ति कहते हैं या सेल वॉल कहते हैं। जो जंतु कोशिका को ढकने वाली झिल्ली होती है उसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। जो जंतु कोशिका को ढकने वाली झिल्ली होती है उसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। इस हिसाब से इसका आंसर विकल्प ए टोनोप्लास्ट सही होगा। आप लोगों को ये मॉक टेस्ट कैसा लगा? अगर आपको ये मॉक टेस्ट अच्छा लगा हो, साइंस के मॉक टेस्ट लेकर आते रहें तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिए, जिससे विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं को साइंस के मॉक टेस्ट ईजिली अवेलेबल हो सकें। थैंक यू सो मच।